नमस्कार बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज सबसे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है कि लास्ट टाइम आप लोग को पता होगा कि हम लोग वाइट बोर्ड पे सिखाते थे और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहा। और आज हम लोग ने सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुंबई में डेवलप कर लिया है, जहाँ पे लाइव लेक्चर हो, बाकी अदर भी चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। कंटेंट का तो पूछिए ही मत, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अब आपको मिलने लगे हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को ये बातें इसलिए बताया कि कुछ बच्चे हमारे जो देखते होंगे वीडियो, उनको उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो उसको लेकर के भी हम लोग थोड़ा सा थे कि भाई कब उस तरह की चीज़ें आए। काफ़ी ज़्यादा हर जगह पे सब कुछ देखना, डील करना एंड ऑल होने के बाद जा कर के ये सेटअप हम लोगों ने लगाए, जिसमें हमारे सारे टीम का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। RK सर हैं, RD सर हैं, इवन मैम हैं, ये सब मिल कर के यहाँ पे सेटअप लगा दिए गए हैं। अब हम लोग दोनों तरीके से, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, हर तरह से अब हम आप लोग के लिए और ज़्यादा तरीके से एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला इन्फॉर्मेशन था। काफ़ी खुशी हुई इस तरह की चीज़ों मैंने लाया और आप लोग के बीच में भी शेयर किया। अब है कि आगे का पढ़ाई, आगे अब देखा जाए तो कहीं पे भी किसी चीज़ में कमी उम्मीद है कि नहीं आने देंगे। जो बच्चे ये सारे सिस्टम को लेकर के सफ़र किए, उन लोगों को सच में दिल से माफ़ी मांगूंगा कि आप लोगों को जो दिक्कत हुआ इस चीज़ों में, उसके लिए माफ़ी चाहिए मुझे। अब आगे जो भी मेरा कमिटमेंट रहेगा वो शायद खाली नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी जो ये हमारा लेक्चर है, ये प्रीवियस पेपर जो CGL एग्ज़ाम, अब जो रिक्रूटमेंट आएगा और उसका आप लोग जो तैयारी करेंगे, तो अभी से हम लोगों ने प्रीवियस पेपर डिस्कशन चालू कर दिया है। तो देखिए, ये जो है फर्स्ट शिफ्ट है, 11 अप्रैल को जो आए हैं उसी का ये फर्स्ट शिफ्ट है। और ये पहला शिफ्ट का जो है ओवरऑल एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम में तो सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और एक्चुअल में क्वेश्चन कितना बनाना होता है एग्ज़ाम में। देखिए, एग्ज़ाम में जो भी बच्चे जाते हैं तो कुछ लोग, रीजनिंग तो एक स्कोरिंग पेपर होता है हमारा, जहाँ तक मानना है, खास करके SSC एग्ज़ाम के लिए। आप 25 में से 22 तो बना ही सकते हो, 23 भी बना सकते हो, समझे ना, और 24 भी बना सकते हो। लेकिन 25 का 25 नहीं बनता है, जेन्युइन भी है, रियल भी है। लेकिन 22, 21, 22, 23, 24 तक बच्चे बना के लाते हैं। अब जो बच्चे 24 तक बना लेंगे उनके लिए तो आगे थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो आज हमने ये फर्स्ट सेशन लाया है, पहला सेशन है। और जो है एक एक क्वेश्चन को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज किया है। और इसमें क्या है, इजी टू डिफ़िकल्ट। सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन को अरेंज किए हैं, देयर आफ्टर डिफ़िकल्ट, और लास्ट में जाकर के वैसे एक क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं बनता है, समझे ना। यहाँ पे भी चाहें तो ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो वो भी क्वेश्चन है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखें, अच्छे तरीके से देखें। और एक लास्ट का काम भी रहेगा जो आपको खुद से रिप्लाई करना है, और उसका मैं एक अलग से कंप्लीट सारे के सारे क्वेश्चन का वीडियो बना के दूंगा। बट आप लोग उसका सॉल्यूशन हमारे को चैनल पे ज़रूर एज अ कमेंट भेजें, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते क्वेश्चन 1। तो देखिए, क्वेश्चन 1 जो है, अगर आप इसको देखें तो क्वेश्चन 1 जो है ये सीरीज़ पे है। किस पे है? सीरीज़ पे। और ये सीरीज़ को देखा जाए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सीरीज़ में सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो देखिए। यहाँ पे T है, R है, P है, N है, यानी इसका फर्स्ट को अगर आप देखते हो, फर्स्ट में क्या इस तरह चल रहा है, N के बाद O P, P के बाद Q R। तो देखो, R के बाद S T, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट और इसके साथ अगर हम यहाँ पे L पुट कर दें, L के बाद M N, आखिर L तो दो जगह पे है,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसके बाद क्या, मुझे पता था ये दो जगह एल है तो ये दोनों कभी आंसर नहीं होगा, ये तो मैं पहले ही देख लिया था, बट आप लोग को बताने के लिए हमने इस तरह से किया। अब इसमें दोनों में एल जी कॉमन है, तो हम जी को क्यों चेक करें, सेकेंड थ्रेड को, सेकेंड अल्फ़ाबेट को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट वाले को चेक कीजिए, और लास्ट वाले को देखिए क्या चल रहा, एफ के बाद जे, जे के बाद एम, एफ के बाद देखा जाए तो एच आई जे, जे के बाद एल एम एन, तब यहाँ पे देखो आर के बाद एस टी, आर के बाद एस टी, तो आगे क्या होना चाहिए, देखो जे के बाद के एल एम एन हो रहा, तीन तीन का है, ठीक है ना। तो आगे देखो आर के बाद एस टी यू, तो वी हो जाएगा, जहाँ पे एल जी वी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, समझे ना। तो एग्ज़ाम में थोड़ा पेशेंस होकर के इस चीज़ों को सॉल्व किया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीरीजर ये सब तो अल्फ़ाबेट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट में एनालॉजी, अल्फ़ाबेट में क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट में आपको जो है क्या कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये जो तीन चार यूनिट है ना, इससे कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन आते, 8 क्वेश्चन तो मिनिमम रहता है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, काफ़ी आसान था। इसमें से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लास्ट, इसको कॉमन को छोड़ के हमेशा बनाया कीजिए, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज पे है, किस पे है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज पे है, अल्फ़ाबेट सीरीज, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखिए अगला क्वेश्चन वाटर इमेज का है, नॉन वर्बल रीजनिंग का है, और एग्जाम में एक मिरर इमेज या वाटर इमेज या इमेज बेस्ड प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन होता है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सारे के सारे रिवर्स होते हैं, और आपको वाटर इमेज का हमने नोट्स भी शेयर किया है। आर, आर इस तरह का कहाँ पे विजिबल है, ये तीनों में विजिबल है, इसमें तो विजिबल नहीं है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब देखिए इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें एफ, एफ का पोजीशन ये होता है हर जगह पे, बट इसमें एफ गलत हो गया। आखिर अपना आंसर इसी दोनों में से किसी में है ना। तो अब देखा जाए तो इसमें कॉमन, देखिए कॉमन क्या नजर आ रहा है, ये जेड एन, एन जेड है, तो यहाँ पे एन जेड वाला आंसर हो जाएगा, जेड एन का नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या कर लेंगे आप लोग, फर्स्ट, समझे। तो ये चीजें देखना है यहाँ पे, ये जेड एन एन जेड, बच्चे लोग एक एक को मिलाते रहते, बिल्कुल नहीं। कॉमन के बाद जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी को फटाक से मैच कीजिए, तो आप काफ़ी जल्दी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो था क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो ये आपको था सेकंड, में क्वेश्चन नंबरिंग करना भूल गया हूँ इसको, ये सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, 3 में जो है अरेंजमेंट है, एक्चुअल में ये भी अल्फ़ाबेट का ही सम होता है, डिक्शनरी टाइप अरेंजमेंट होते हैं, सारे के सारे वर्ड को अरेंज किया जाता है, राइट। तो अब देखिए ये अरेंजमेंट में क्या है कि एक यहाँ पे मैं एक नया तरीका भी आपको देना चाहूँगा कि अरेंजमेंट का मीनिंग आप किस तरह से लेकर के चलेंगे, उसकी बात किया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड है पिटीशन, बाकी उसके बाद ही सब के सब कुछ ना कुछ इसके बाद ही यहाँ पे ऐड हुआ है। तो सबसे पहले ये आएगा 3rd, और 3rd कहाँ पे नजर आ रहा है, इसी दोनों में से। अब पिटीशन जहाँ तक लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ तक छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे पिटीशन को छोड़िए, इसमें भी छोड़ दीजिए, और यहाँ पे भी छोड़ दीजिए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि उसके बाद ए वाला आएगा, 3 के बाद 1 बरोबर है। अब उसके बाद ए के बाद कौन सा आना चाहिए, आई है, ई है और ई है, ई के बाद आर और ई के बाद डी। तो यहाँ पे ई के बाद डी वाला आ जाएगा ना। अगर आप इस दोनों में कॉमन देखें तो ई को कट करते सबसे पहले कौन आ जाएगा, डी आएगा। तो अपना आंसर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। तो एग्जाम में आप इसको इसी तरह से देखेंगे, राइट। अब चलते हैं अगले सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये था 4, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर होना चाहिए 3। तो बातें करें क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है एकदम आसान है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप का सम है। इसमें 2 तरह के जो लेटर हैं, इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट है, बट इसका दोनों का कोड अलग तरीके से किया है।
इसमें जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको बढ़ा दिया गया है और वॉवेल्स को घटा दिया गया है। समझे, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे बी है, बी क्या है? कॉन्सोनेंट, उसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। कितना? बी के बाद देखिए सी डी ई, यानी कि बी था 2 पे, आ गया 5 पे। और कॉन्सोनेंट जहां पे भी है लगातार, देखिए यहाँ पे 2 बार क्या है? वॉवेल है, तो ये दोनों को क्या कर दिया गया? वॉवेल को। आई है, ए है, तो घटा दिया गया। और देखिए जितना भी कॉन्सोनेंट मिलेगा ना, ये आगे जाते मिलेगा, जो भी है ये भी आगे जाते मिलेगा। समझे? अब ये वॉवेल है, इसको पहले कर दिया गया है। समझे ना? तो यही इसका पैटर्न है एक्चुअल में। आप इसको एकदम आसानी से बना सकते हो, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत होगा। अब देखिए ये क्या है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को बढ़ा देना है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड। अब देखो इसको घटाना है, समझे ना? अब घटाओगे तो अगर आप यहाँ पे एल लिखते हो, एल के बाद एम एन ओ बराबर नहीं, इसको इस तरह से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे यू है, इसको क्या लिखना चाहिए? अगर आप यहाँ पे लिखते हो यू को, यू की बात कर रहा हूँ, आर एस टी यू, एन आ गया। एन क्या आ गया? कॉन्सोनेंट। एन के बाद देखो ओ पी क्यू, तो जेड एल आर क्यू कहाँ पे दिख रहा? जेड एल आर क्यू ये दिख रहा है। और अपना आंसर ये हो गया। तो काफ़ी आसान सम था, इसमें भी कुछ नहीं था, एग्जाम का पूछा हुआ कोडिंग डिकोडिंग का सम था। आप इसको एकदम आसानी से बना सकते हो। अब चलते हैं अगले सम पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सीरीज का टर्म है, सीरीज है, और ये सीरीज काफ़ी आसान है। और यहाँ पे किस तरह का रूल्स चल रहा है अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की तरफ ध्यान जा रहा है, थोड़ा सा ये मल्टीप्लिकेशन की तरफ ध्यान जा रहा है, यानी कि बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि इसके बीच में गैप ज़्यादा है। अगर आप इसका देखा जाए तो ये 4 टाइम्स लगभग है। कितना है? 4 टाइम्स, लगभग 4 टाइम्स है। यहाँ से यहाँ पे देखा जाए तो ये, अगर आप इस बेसिस पे देखते हो ना कि जो भी डिफरेंस हुआ वो काफ़ी लंबा खींच रहा है, अगर आप लंबा खींच रहे हो लगभग 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मतलब इसका 4 गुना, तो ये कभी आंसर होगा क्या? नहीं होगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या हो सकता है? हमने जस्ट अप्रॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सीरीज बनाते हो तो आपको इस तरह का अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। अल्फ़ाबेट ये न्यूमेरिक सीरीज में एसएससी इंक्रीज डिक्रीज का भी रूल फॉलो करता है, तो बट यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज तो नज़र नहीं आ रहा, बढ़ते ही जा रहा है। और जब यहाँ पे 300 करीब है तो डबल ट्रिपल तो एटलीस्ट होगा, ट्रिपल होगा तो 900 के आसपास जाएगा। तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है, ये तो मैं श्योर हूँ, राइट ना? तो अगर आप इस सम को देखते हो तो अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा देख लीजिए इसमें क्या डिफरेंस क्या चल रहा है। इसका डिफरेंस जो है, ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 5, 18, 70 और 278 और आगे क्वेश्चन मार्क है। अब इसका डिफरेंस कितना? 13। इसका डिफरेंस देखा जाए तो 52, समझे? अब इसका डिफरेंस कितना देखा जाए तो यहाँ पे 208। अब आप देखिए ना, ये इसका 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है। आगे जब ये इसका 4 गुना हो जाएगा तो जो भी आंसर्स आएगा आप इसको यहाँ पे लिख करके और इसके साथ जोड़ करके यहाँ पे आंसर नहीं बना लेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब इसको हमको पता नहीं क्या होगा, इसमें क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है अब इसको जोड़ने जाते हो तो आपका आंसर ये हो जाएगा। एग्जाम में कैसे जल्दी स्कोर करना है, किस तरह से आप आगे बढ़ते हो, इसीलिए हम ये पेपर लेके आए हैं। समझे ना कि कहाँ कहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अगला सम आपके सामने है और ये कोडिंग डिकोडिंग का फिर से सम आ चुका है, कोडिंग डिकोडिंग का सम आ चुका है। अब आप देखें तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब आप इसको अगर बनाने की कोशिश करें तो सी का क्या लिख दिया इसने? डी। सी का इसने क्या लिख दिया है? डी। अब जो है सी का डी, यानी कि आप अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हो तो आप डायरेक्ट सी का डी मत करो। अब आप देखो ऑप्शन को, हर जगह पे एन नजर आ रहा, हर जगह पे सी नजर आ रहा है,
समझे ना? तो ये दोनों के बाद ही कुछ होगा। हाँ, पैटर्न समझना जरूरी है कि आगे होगा क्या, समझे ना? अब देखो H के बाद I का गैप किया, इसमें कुछ भी गैप नहीं है। अब देखो फिर से अगले H के बाद इसने क्या गैप किया, I के बाद H के बाद I और J, दो का गैप किया। इसका मतलब ये चल रहा है कि पहला में कुछ नहीं, जीरो गैप, उसके बाद एक, फिर दो, फिर तीन, इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है, समझे ना? तो यहाँ पे अगर देखा जाए C3 था तो D कितना हो गया 4, अगर H 8 है तो ये कितना हो गया 10, यानी कि जितना लेटर उतना जुट रहा है, 3 का 4, H का 10, यानी कि H से यहाँ पे दूसरा लेटर था तो इसमें 2 जुट करके आया है। तो सेम अगर आप इसको देखें M 13 होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, ये दोनों था हमारा निकल चुका है। लेकिन अब देखा जाए लास्ट में क्या C है। अगर आप देखो इसमें टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि क्या है यहाँ पे 7 है। अब M का N होता है, A का, अब यहाँ पे देखा जाए B और C हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अब A 7 है तो यहाँ पे 1 + 7 कितना 8, और 8 पे आंसर H होता है। तो N C डैश 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 H वाला अपना आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई इस तरह से तुक्का लगाएगा C वाला आंसर होगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस तरह के बच्चे यहाँ पे क्या गलत जो है हो जाएंगे, यहाँ पे ये बच्चे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका आंसर क्या करना पड़ जाएगा, ये करना पड़ जाएगा, राइट ना? तो यहाँ पे मैंने आपको वो भी सिखाया कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बेस बिल्कुल मत जाइएगा। बताया ना कि यहाँ पे हम लोग क्लास में चलो टाइम, जब बिल्कुल टाइम ना हो तो उस तरह जा सकते हो, नहीं तो आपको इसी तरह से बनाना है एकदम बाय प्रोसेस। ये सब क्वेश्चन में गलती नहीं चाहिए होता है। तो देखिए अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये एक तरह का सीरीज भी है और ये एक तरह का एनालॉजी भी है, दोनों टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको अगर आप बनाने के लिए देखें तो ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे देखा जाए तो इसको देखिए, ये दोनों सिमिलर से कनेक्ट हो रहा है, सिमिलर से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी सिमिलर से, यहाँ पे भी सिमिलर से कनेक्ट होगा, यानी कि एक इस तरह से बनेगा कंप्लीट पूरा। तो अब बताइए ये कभी इसका आंसर नहीं हो सकता, कभी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए अब बचता है हमारे पास 3 फिगर, एक ये वाला है, ये वाला। अब तीनों में से कॉमन देखना है, कॉमन कौन सा हो सकता है, किसका साइज अलग है। तो ये देखिए ये फिगर और ये फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पे किस तरह का, ये वाला एरो यहाँ पे नज़र आ रहा, ये वाला अगर यहाँ पे नज़र आता है तो ये वाला साइज का इस पर जगह पे कॉमन नज़र आएगा। अब आप बताइए क्या इसमें नज़र आ रहा, नहीं आ रहा। अब इसी दोनों में से कोई हमारा एक आंसर होगा। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला चीज़ें डिफरेंस है, यहाँ पे ये अलग है और बाकी फिर एक ये मिडिल का भी डिफरेंस है, समझे ना? अब इस दोनों में से देखा जाए तो कौन सा आंसर हो सकता है, आपको देखना है कि ये वाला पार्ट किस तरह से हो रहा। तो अगर देखा जाए ये बॉक्स है तो यहाँ पे सिमिलर बॉक्स यहाँ पे आना चाहिए, और इस तरह का बॉक्स यहीं पे नज़र आ रहा है, तो अपना आंसर C हो जाएगा और ये आंसर अलग हो जाएगा। तो ये जो नॉन वर्बल का होता है इसमें मूवमेंट ऑफ फिगर देखा जाता है, डिफरेंट टाइप की किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, तब जा कर के आप इसको बना पाते हो। तो इसके लिए अगर आप एनालॉजी हो गया, फिगर का सीरीज हो गया, अगर आप उसको उस तरह से देखते हो तो ये क्वेश्चन को आप एकदम आसानी से बना सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। 8 काफ़ी आसान है, इसमें बॉडमस रूल को फॉलो करना होगा और इसको एग्ज़ाम में कैसे जल्दी बनाएंगे। यहाँ पे तो डिजिटल बोर्ड है तो हम उसी पे मल्टीप्लाई फटाफट लिख देंगे, हो जाएगा। बट आप जब एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन को बनाते हो तो आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए 29 128, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो
इसका टेबल में नहीं फटाक से कटने वाला है, तो पक्का यहाँ पे ये हो सकता है 16 यहाँ पे आ जाए, और ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हम 7 कंसीडर नहीं, यहाँ पे हम ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। इस तरह का चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर टेबल याद है तो यहाँ पे पक्का डिवीजन का हो सकता है। तो देखिए एट रेट मीन्स क्या है, एडिशन का है। डॉलर मीन्स आपको क्या, डिवीजन नजर आ गया। डॉलर के बाद परसेंट, और परसेंट मीन्स यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब देखो हमने 3 सिंबल यूज कर लिया, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, सब्ट्रैक्ट। हैश मतलब क्या नजर आ जाएगा, हैश का मीन्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने ये जो लास्ट वाला सिंबल है इसके लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आपको 2 सेकेंड का टाइम बच जाएगा। और ये बताइए, ये कट गया, अब ये यहाँ से मल्टीप्लाई तो 56 हो गया। अब देखो 29 माइनस 22 और यहाँ पे प्लस का, इसको एडजस्ट करो तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बच जाएगा, 7। तो 56 प्लस 7 इज इक्वल टू 63। तो ये इसका राइट आंसर 63। तो आप हर एक सेकेंड टाइम को बचाने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट सम पे आते हैं। अगला सम देखिए, डिफरेंट वाला है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, सो फ्रॉम अ ग्रुप। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा ये चीज़ें हट गया, ये ऑड मैन आउट टाइप का सम है, इसको अल्फ़ाबेट के कैटेगरीज का सम माना जाता है। तो ये जो ऑड मैन आउट का सम है, इसमें अब आप देखें कि इसमें से 3 सिमिलर होगा, एक डिफरेंट होगा। और इसको बनाने का तरीका, इसका बनाने का तरीका आपको जल्दी से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, पी एम के, ऐसे देखो, एम के बाद एन ओ पी, ये देखिए एस के, पी के बाद क्यू आर एस, जे के बाद जी के बाद एच आई जे। अब देखो टी के बाद ये कभी बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आप इसको छोड़ भी दो ना तो भी आप इसको बना के आंसर कर सकते हो। यानी कि ये सब फॉलो तो करे, बट इसके बीच में जो है काफ़ी लंबा गैप है, और ये उल्टा है, रिवर्स। बाकी सब में आप यहाँ से एम से पी के तरफ, पी से एस के तरफ, जी से जे के तरफ, और टी से जी के तरफ नहीं जा सकते, राइट। तो इतने पे आंसर आ गया। तो बाकी इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेपर को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। अगले सम को चलते हैं। नेक्स्ट सम, अगला सम ये सिलॉक्स का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है ये। अगर आप इसको बनाने के लिए जाते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, सारे के सारे फ्लावर क्या है, ब्यूटीफुल। अब देखिए वैदेही ब्यूटीफुल, वैदेही ब्यूटीफुल है। अब आपका ये स्टेटमेंट हो गया। अब कंक्लूजन पे चलिए। कंक्लूजन 2 है, वैदेही इज अ फ्लावर, यानी वैदेही इज अ फ्लावर। स्टेटमेंट में तो वैदेही का ब्यूटीफुल से रिलेशन है ना। अब बताइए वैदेही फ्लावर क्या, वैदेही तो किसी का नाम भी हो सकता है, सकती है, लड़की का नाम भी हो सकती है, और वो भी ब्यूटीफुल हो सकती है। तो हम कैसे 100% कह सकते हैं वैदेही इज अ फ्लावर। अरे वो बात अलग है, वैदेही फ्लावर का भी, बट यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, समझे ना। तो यहाँ पे ये इसको जो है फर्स्ट वाले को आपको गलत करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पॉसिबिलिटी यहाँ पे तो रिलेशन के अकॉर्डिंग है, बट ये यहाँ पे भी हो सकता है। तो आप श्योर नहीं हो ना इसका प्लेस है एक्चुअल में कहाँ पे, जिसके वजह से ये गलत हो गया। क्योंकि वैदेही का ब्यूटीफुल के साथ रिलेशन स्टेटमेंट में विजिबल है, बट इसका वैदेही का ब्यूटीफुल के साथ, बट वैदेही का फ्लावर के साथ विजिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर, सम ब्यूटीफुल, अरे ब्यूटीफुल का ये कुछ पार्ट देखो ना, फ्लावर नहीं हो रहा, ये सॉरी वैदेही को मैंने ये कर दिया। देखो ब्यूटीफुल का कुछ पार्ट ये एरिया फ्लावर नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए ये राइट है, फर्स्ट जो है रॉन्ग था। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या करेंगे, ओनली सेकेंड जो यहाँ पे है, और इसका आंसर ये हो जाएगा। ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सम जो आ रहा है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, ये अल्फ़ाबेट सीरीज। अभी देखिए अल्फ़ाबेट पे काफ़ी नाम लिए जाते हैं जब भी एनालॉजी का हो, ऑड मैन आउट टाइप का सम हो, एनालॉजी हो, सीरीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, वहाँ पे सब जगह
अल्फ़ाबेट नाम आता है। अभी मैं एक अच्छा प्लान किया हूँ कि अल्फ़ाबेट का लगभग 100 क्वेश्चन एक साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सम को अभी चालू है, उसका कंटेंट अच्छे तरीके से ढूंढना सब कुछ, और उस पर हम 100 क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेशन बना दूंगा, जिस पे आप उस लेक्चर को देखिए, काफ़ी डिफरेंट होगा और से लाख गुना डिफरेंट होगा। उसको देखें फिर ये सब क्वेश्चन के लिए आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अगला सम जो है, इसमें काफ़ी आसान है, यहाँ पे काफ़ी बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें हमेशा रिपीट चलता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम मान लें कि L है और यहाँ लास्ट में V नज़र आ रहा, अगर हम V से अगर अलग अलग कर दें L फिर 3 डैश के बाद, अभी देखिए यहाँ से हो सकता है, फिर यहाँ से हो सकता है। अब आपका ये सीरीज निकल गया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ मिलाना है L के बाद क्या होता है, देखिए L से पहले Z से पहले L, Z से पहले L। अब देखो ये L, उसके बाद इसका अगर आप थर्ड लेटर यहाँ पे मिल रहा है X, और C के बाद ये V, अगर आपको मिल जाए LXV, वही आंसर हो जाएगा। इतने पे हमारा काम हो गया, आगे मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम के अंदर विद इन 10, 20, 30 सेकेंड्स में आप आंसर करना सीखिए एग्जाम में, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले सम की तरफ, और बाकी सबको इसमें फिट कर लीजिए ना। अब यही सीरीज तो रिपीट होगा, यहाँ पे यही सीरीज तो रिपीट होगा, फिट कर लीजिएगा। बाकी हमको आंसर तक पहुंचना था, तो आंसर तक पहुंचने का तरीका भी बताया, इसमें हम ज़्यादा कोई खास डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, समझे। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये जो है सीरीज है, देखा जाए तो न्यूमेरिक सीरीज का ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, और ये सब पजल कहलाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि एग्जाम में पजल में दिमाग फटाक से काम कर जाएगा, हो सकता है ये काम नहीं करेगा, एग्जाम में बच्चा प्रेशर में होता है, राइट। तो क्या करें, बनाने को तो यहाँ पे हम बना देंगे, बता देंगे, लेकिन बच्चा जब एग्जाम में प्रेशर में होता है तो उसको क्या करना चाहिए, फिर तो वो कहें तो जल्दी से अगर 2, 4, 10, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट में आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप करेगा। और जो बच्चा स्किप नहीं करेगा ना, फिर वो एग्जाम से स्किप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्योंकि एग्जाम से आप बाहर हो जाओगे, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी से नहीं बनता है, उसको आपको छोड़ करके बाहर निकल जाना है। अब देखिए इसमें क्या चल रहा, ये सब देखा जाए ना 2, 2, 3, 3, 5, 0, इसका रिलेशन इसके साथ है। फिर आगे का ये एनालॉजी का सिंबल है 5, 1, 9 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखना है ये चल क्या रहा, किस तरह का सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 2, 2, 3 है ना, 2, 1, 6, 2, 1, 6, और यहाँ पे जो है 2, 1, 6 प्लस 7 है क्या, 7 है, 7 है, तो ये हो जाएगा 2, 2, 3 शायद। अब यहाँ पे देखिए नोटा स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे क्यूब है, 7 का क्यूब 3, 4, 3, और इसमें कितना ऐड कर दिया गया 7, तो 3, 5, 0। अब यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 का क्यूब 5, 1, 2 प्लस 7, 5, 1, 9, हर जगह 7 ऐड हो रहा। अब यहाँ पे देखो 6, 7, 8, 9, 9 का क्यूब 729 प्लस 7, तो 729 प्लस 7 कितना 736, अपना आंसर हो जाएगा 736। उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, समझे, कुछ नहीं था, ये पजल है, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए, ये बेसिक है। जहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मुझे पता है कौन सा डिफिकल्ट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, और उसको जल्दी एग्जाम में अगर जल्दी में बन जाए ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देना है, राइट। अब चलिए अगले सम की तरफ। अब जो है देखिए फिर से आ गया कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा, कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट टू न्यूमेरिक का सम आ चुका है। अब यहाँ पे देखें न्यूमेरिक का सम आ चुका है, इसको देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको अगर आप मेरे साइड से देखने की कोशिश करें तो मैं इसको जल्दी से भी बनाने की कोशिश करूँगा, बट इतना भी जल्दी टाइम नहीं लेना चाहता। डी, अब इसको क्या लिखा है 2, 3, 4, 1, 5, 9, 2, 4, ऐसा भी चल सकता है ना। देखो सी होता है 3, अब इसमें है
कितने लेटर? 5 है, और इसमें है काफी सारा। इसका मतलब है कि किसी का 2 होगा, किसी का 1 होगा, किसी का 2, किसी का 1। अब हम देखते हैं इसे कि डी होता है 3, डी होता है 3 नहीं, आपको बोलना चाहिए डी होता है 4। अब आपको ना यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, अपोजिट लेटर ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट, अपोजिट लेटर ऑफ अल्फाबेट में क्या है कि अगर ए 1 होता है तो जेड 26 होता है, और इस दोनों का सम 27 होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर सी 3 होगा तो आगे का इसका पेयर कितना होना चाहिए? 24, तब जाकर के देख रहे दोनों का सम 27 होता है, तो फिर ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 27। सेम चीज यहाँ पे चल रहा, D4 और ये दोनों मिला के देख लीजिए। फिर आगे W होता है कितना? 23, और इस दोनों का सम मिला के देख लीजिए 27 हो रहा है कि नहीं। तो सेम प्रोसेस आगे अप्लाई कर लेने हैं। अब कोई ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक कर लीजिए, इसके साथ बरोबर हो जाएगा, समझे ना। तो अब यहाँ पे है हमारा जो है ये, इसको फटाक से कैसे करेंगे, जल्दी कैसे, उसकी बात यहाँ पे चल रहा है। देखिए एफ होता है 6, आर होता है 18, यू होता है 21। मैं यहाँ पे थोड़ा लंबा टाइम ले रहा हूँ। हाँ, जी होता है EFG7, 1 L12। देखिए L12 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15, और 15 से जहाँ पे स्टार्टिंग होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये था लास्ट, इसको देखा जाए तो ये सबसे लास्ट में कितना बना देगा? तो यहाँ पे बना देगा 21। क्या 21 हर किसी में है? नहीं है, यही आंसर होगा ना, ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो इस बेस पे आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हो, और कुछ होगा वो आप खुद फीड कर लीजिएगा, समझे ना, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते हो। अब अगले सम पे चले। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट सम है आपके सामने, और अगला सम वेन डायग्राम्स है, काफ़ी आसान सा सम है, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। इसमें उल्टा कर दिया है, पहले फिगर आपको दे दिया गया है, इस तरह का फिगर दे दिया गया, इसमें नाम मेंशन नहीं होता है, फिगर दे दिया गया है, और इस फिगर को देखते हुए बताना है कि डायग्राम किसका शो कर रहा है, इसका है, इसका है, इसका है या इसका है। तो देखो मदर ऑन डॉक्टर, डॉक्टर तो मेल भी हो सकता है, समझे ना, और डॉक्टर जब मेल होगा, आंट है, मदर है, तो ये तो बिल्कुल वेरीफाई नहीं, इसको देख के भी कोई बता देगा। लिटरेट इंजीनियर फार्मर, लिटरेट इंजीनियर फार्मर, लिटरेट इंजीनियर फार्मर, लिटरेट भी इंजीनियर भी हो सकता, फार्मर भी इस तरह से भी चल सकते हैं, तो ये भी वेरीफाई नहीं करेगा। फादर ब्रदर मेल, देखिए फादर ब्रदर मेल, तो चलो ठीक है, मेल में सारे के सारे मेल तो फादर नहीं हो सकते, यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख रहा है ना, अगर ये मेल हो गया तो सबका सब मेल फादर, अब सबका सब ब्रदर, तो ये भी नहीं हो गया, तो जो बचेगा वही आंसर होगा ना। आपके पास 2 तरीका होता है, अगर आप रिमूव कर सकते हो तो रिमूव कर लो, आपका आंसर बच जाएगा, अगर आप आंसर जानते हो तो आपका बात ही कुछ और है, राइट। तो यहाँ पे मेल, सारे के सारे मेल, अब सबका सब मेल तो फादर नहीं हो सकते, सबका सब मेल तो ग्रैंड फादर नहीं हो सकते, ये मान लो मेल है, मेल का कुछ पार्ट ग्रैंड फादर है और कुछ पार्ट फादर है, राइट। अरे हाँ या ना। तो इस तरह के बातों को अगर आप देखेंगे तो आपका काम चल सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर कोई बच्चा ज़्यादा दिमाग लगाया कि भाई सर ये अंदर वाला मेल है, अच्छा, तो बोलेगा सर ये वाला फादर है और ये वाला ग्रैंड फादर है, तब आप बताइए मुझे मेल से बाहर फादर होता है क्या? नहीं ना, तब ये क्या फीमेल वाला मेल तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ऐसे मत दिमाग लगाया करो, जो बता दिया हूँ यही सही है। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अब चलिए अगला सम जो है क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 होगा, नोट 16 होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का फिर से सम आ गया, बट इस तरह का सम अभी एसएससी ने बैंकिंग वाले टाइप के सम यहाँ पे थोड़ा पजल टाइप का इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया है। कोडिंग डिकोडिंग है, फिर से मैं अल्फ़ाबेट का नाम लूँगा। अब आप देखिए यहाँ पे सचिन इज अ, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 6219। अब हमको यहाँ पे हेल्प क्या कर रहा है? हेल्प ये कर रहा है ना, देखो ध्यान से यहाँ पे ये वाली चीज़ों पे हेल्प यहाँ पे ये कर रहा कि ए एक ही है
और एक का कोड यहाँ पे 1 हो सकता है, तब हम फटाफट देखने लगेंगे। इज 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 दिख रहा है। सचिन में टोटल 6 लेटर है, 6 लेटर दिख रहा। क्रिकेटर में टोटल 9 लेटर है, 9 दिख रहा है। तो हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है। अब बताइए, इज मतलब 2 और 2 और ये 4 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जहाँ पे 2 4 होगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं पे नज़र आ रहा है 2 यहीं पे और 4 यहीं पे। अब बाकी मुंबई में 6 लेटर होते हैं और फेमस में 6 लेटर हो गए। आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ गया। तो कुछ सेकंड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी आसान सम है। अब आप ये जो सीरीज का सम है इसमें देखें क्या चल रहा है। इसमें तो मुझे लग रहा है कि डिफरेंस का सम चल रहा है, क्योंकि सीरीज काफ़ी लंबा जब बढ़ता है तो डिफरेंस नहीं मल्टीप्लाई होता है। काफ़ी लंबे से छोटे पे फटाक से घट के आता है, डिवीज़न होता है। बट यहाँ पे क्या है, काफ़ी छोटा है। अब आप यहाँ पे देखें तो क्या चल रहा है। हम यहाँ पे डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको थोड़ा लंबे जगह पे लिख लेते हैं। 2 3 7 1 9 6 1 5 5 और 1 1 4 अगला सम। बताइए इसका आंसर क्या करेंगे। अगर डिफरेंस लेना चाहते हैं तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए। 1 यहाँ पे इसका तो आ गया 1 और यहाँ से आ जाएगा 4 41। क्या आ गया 41। अब आगे देखिए, इसका डिफरेंस अगर आप निकालते हैं तो क्या चल रहा है 1 और यहाँ पे 41। इसका सम निकालते तो क्या चलेगा 1 और ये घटेगा नहीं, यहाँ से कैरी कर लेगा तो 41। यानी कि हर एक के सम का बीच का डिफरेंस 41 है। काफ़ी आसान सम था, ये बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पे हो जाएगा 41 घटेगा तो यहाँ से देखिए इसमें से घटा रहे हैं ना आप, तो यहाँ पे अगर आप जब इसको घटाते हैं तो ये नज़र आता है, इसमें से घटाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा 3। क्या आएगा, और 3 नज़र कहाँ पे आ रहा, अरे हाँ या ना। अगर आपको जल्दी से करना है तो इसी में 41 को जोड़ दीजिए ना, 4 और 1 हो गया आंसर ना। तो एग्जाम में इतना फास्ट चलना पड़ेगा, समझे। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अगला सम देखिए, डाइस का समय ये काफ़ी आसान सम है। इसके 3 रूल होते हैं, 3 रूल आप पढ़ लेते हो तो इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हो। और ये जो है फोल्ड डाइस पे है, थ्रो द पोजीशन। जब पोजीशन को थ्रो करते हैं इस तरह का पोजीशन नज़र आता है। आप मैक्सिमम 3 साइड एक बार में देख सकते हो। तो इसमें क्या हो गया है, इस तरह का डाइस है। इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा डिस्टेंस में। ये आई है, ये परसेंट है, यहाँ पे एच है। और अगला जो फिगर है ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखिए, इसमें आई एच एट रेट पूछा क्या गया, किसका, अपोजिट। अपोजिट फ्लग पूछा जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फटाक से देखिए आंसर तक पहुंचिए। यहाँ पे एच का अपोजिट, एच तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा, बाकी जगह पे सब अलग अलग चीजें दिख रहे हैं। अब इस डायस में क्या है रूल, अगर आप देखते हो तो ये रूल है, ये फिगर कॉमन है, आई कॉमन है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई को लिखिए, आई का क्लॉकवाइज चलिए, आई के बाद एच, फिर इसका क्लॉकवाइज चलिए परसेंट, फिर इसके बाद आई खुद आ रहा। अब यहाँ पे देखिए, आई के बाद दूसरा आई लिखिए सेकंड पोजीशन का, और इसका क्लॉकवाइज चलिए एट रेट, फिर इसका क्लॉकवाइज चलिए एच, फिर ये खुद आ जाएगा। अब ये जो बन रहा है ना, ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, एच का अपोजिट एट रेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एट रेट। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये रूल काफ़ी आसान है, समझे ना। जब सिंगल फेस कॉमन हो ना, कहीं पे भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक हो, दोनों में सेम डायरेक्शन चलिएगा। हाँ, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का है। अभी बार बार नॉन वर्बल रीजनिंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और 6 क्वेश्चन बनने वाला होता है। 2 से 3 से 4 लेक्चर, 5 लेक्चर की चीज़ें हैं। 5-6 लेक्चर देख लिए तो आपको इस तरह के 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी सीपीओ का एग्जाम है, ये सब का भी एग्जाम फटाफट लाइनअप हो रहा है, स्टेनोग्राफी का है। तो आप ये सब चीज़ों को बार बार देखते रहिए, ताकि आपको आगे जा कर के हेल्पफुल रहेगा, राइट ना। तो अब आते हैं ये सम की तरफ। देखो इसमें क्या है, ये जो पेपर, जो ये सम है ना, पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है, कटिंग और फोल्डिंग से डायरेक्ट। अब इसको बनाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये फोल्ड बताता है,
लास्ट फोल्ड ये बन के इस तरह का शेप बन गया है, और जब इस तरह का शेप बना है तब आप बताइए जब ये जब शेप फूलेगा तो इधर आकर के 2 जीरो और लगाएगा, पर फिर ये पूरा का पूरा जब खुलता है तो इस तरह से बनाएगा। अरे हाँ या ना? और इस तरह का चीज़ें कहाँ पर विजिबल है प्रॉपर वे में? ये तो मिडिल में तो बन ही नहीं सकता था, इसलिए गलत हो गया। अब इसमें तो अरे इस तरह का शेप कभी नहीं बनाएगा, ये भी गलत हो गया। इसमें लगता है काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी पका दिया है, तो यही बरोबर होगा ना। अगर आप इसको पार्टीशन करते हो 4 पार्ट में, तो देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, विजिबल है ना? तो आपका आंसर ये हो चुका है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान है। ये फिगर हमें हर एक फोल्ड में डबल होते जाता है। अगर फोल्ड प्रॉपर वे में फोल्ड किया गया हो तो सिंगल इक्वल डिग्री पे, समझे ना? और पेपर प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट सम, ये देखिए, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग का सम है। नॉन वर्बल रीजनिंग का सम है। इसमें क्या है? फिगर फाइंडिंग का। इसमें क्या करना है? फिगर को, सेम फिगर को फाइंड आउट करना है। इस फिगर का शेप कुछ इस तरह से, अगर आपको विजिबल नहीं है तो देख लीजिए। सॉरी, इस फिगर का शेप जो है थोड़ा सा अलग है, मुझे इसको बनाने दीजिए। इस तरह से है, राइट? अब इस तरह का विदाउट रोटेशन, रोटेशन अलाउ नहीं है तो कहाँ पे दिखेगा बताइए? इसमें तो रोटेशन दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे बन रहा है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बन गया कि नहीं? तो आपका फिगर इसमें है और आपका आंसर ये हो गया, राइट ना? तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अगला सम जो है, नेक्स्ट जो सम है ये जो है डायरेक्शन का सम है। किसका है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। देखो एक ही बार अब डिफरेंट टॉपिक का नाम है, इसमें ब्लड रिलेशंस का आगे सम है। अब डायरेक्शन है। अब हम एक लेवल पे पहुंच चुके, जो एसएससी एग्जाम में ना 4-5 क्वेश्चन जो होता है एकदम डिफिकल्ट डाल दिया जाता है, 5 क्वेश्चन के आसपास, उसी जगह पे हम पहुंचे हुए हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होगा, बट 20 तक तो कोई भी इंसान 2, 4, 5 लेक्चर, 10 लेक्चर, 20 लेक्चर तक अटेंड करेगा तो बना सकता है। 20 तक, 20 लेक्चर का 20 क्वेश्चन बनाने के 20 लेक्चर आपको जरूरत है। और अगर आप प्रीवियस पेपर को भी अच्छे तरीके से फॉलो कर लो तो भी आपसे 20 क्वेश्चन बनेंगे। आप इसके लिए थोड़ा सा लेक्चर की जरूरत पड़ जाते हैं। अब चलिए अगले सम की तरफ चलते हैं। और अगला सम जो है डायरेक्शन से, डायरेक्शन है। थोड़ा सा देखिए तो इस क्वेश्चन को, गौरव का जो दरवाज़ा है, गौरव का जो दरवाज़ा है रूम का, ये नॉर्थ के तरफ फेसिंग है। किधर की तरफ फेसिंग है? दरवाज़ा उसका जो है फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, समझे ना? अब क्या है कि एंड 20 आगे क्या है कि गौरव एग्जिट फ्रॉम बैक डोर। बैक डोर मतलब पीछे का दरवाजे से गौरव निकलता है बैक डोर से। यहाँ पे देख रहे हो, गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले दरवाजे के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। यानी कि पिछला दरवाजा ये उसका आगे का दरवाजा है, ये पीछे का दरवाजा है, ये एग्जिट होता है इधर से, समझे? यानी कि उसका चलने का डायरेक्शन किधर है? ये साउथ। जब ये साउथ चलता है कितना? 25। आगे ये कौन सा टर्न ले रहा है? देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न। यानी कि जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो हमारा लेफ्ट ये होता है, और इधर से ये चल रहा है। और अब वो कितना चल रहा है? 36। अगेन ये टर्न ले रहा है। 36 चलने के बाद अब ये जो है टर्न ले रहा फिर से लेफ्ट। लेफ्ट मतलब जो हिंदी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाएं दाएं लिखा होता है, लेफ्ट मतलब बायां। अब यहाँ पे चल रहा वो 47, यानी कि ऊपर ही चला जाएगा ना ये 25 से ज़्यादा, ये हो गया 47। अब जब ये 47 चलता है, अब उसके बाद देखो अगला फिर से टर्न लेता है, टर्न टू द लेफ्ट, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, और फिर से चलता है कितना? 36। यानी जो लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये चल रहा है ना। तो ये अभी इस पॉइंट पे है। तब पूछा गया ये यहाँ से किधर है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये डिस्टेंस की बात कर रहा हो, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर इसमें से इसको घटा दें कि 47 माइनस 25, तो आंसर आएगा 22। 22 फ्रॉम वेयर? किधर की तरफ ये जा रहा है? किधर की तरफ है ये? 22 यहाँ से नॉर्थ। आंसर क्या हो जाएगा? 22 नॉर्थ, राइट? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के घुमाते रहते, कभी बैकडोर, कभी अपोजिट साइड से आदमी चलना चालू किया है, कोई स्टेशन है, ये सब चीज़ें आपको देते रहते, तो आपको ये सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट? अब चलिए अगले सम की तरफ। अगला सम जो है
ये काफ़ी आसान सम है, आपको इसको देखना है, बट आसान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसिडर आप नहीं कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ता है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से बना सकते हो। इसमें क्या है, अब एक एक को पुट करके तो आप नहीं रख सकते ना, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि हर जगह पे है, यानी कि इस जगह पे इक्वल टू का साइन होगा। किसका साइन होगा, यानी इक्वल टू है तो यहाँ पे नंबर है। क्या है ये, नंबर है। जब ये नंबर है इसका मतलब ये प्रॉपर कटा पिटा होगा, प्रॉपर कटा होगा, तभी जाकर के काम हुआ होगा। अब कटने वाला है, अगर यहाँ पे डिवीजन होगा, अगर फर्स्ट में अगर इस जगह पे डिवीजन होगा तो अपना आंसर प्रॉपर नहीं कट सकता, ये तीनों में नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए डिवीजन है, डिवीजन यहाँ पे आएगा, प्लस आएगा तो ये फ्रैक्शन का सम दे देगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए, अब हमारा बात माना जाए तो इसमें ये इनटू है और ये डिवीजन है। अगर इसको इनटू करेंगे और डिवीजन करोगे ना, यहाँ पे मैं थोड़ा एक लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, 60 इसका सम लिया मैंने, इनटू ये पहला वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 60 इंटू 48 डिवीजन 36, अब प्लस आ रहा। इसको कितना भी काटोगे, देखिए 6 6 जा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और 6 8 जा, और यहाँ पे ये 10 जा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने लायक है कि ये जो है इनटू और डिवीजन यहाँ पे आ गया, 6 6 जा और 6 8 जा, समझे ना। अब यहाँ से 10 जा, ये दोनों मिलाकर के 80 हो गया। कितना हो गया, 80। अब आगे सम करना है, प्लस ये प्लस दिस वैल्यू माइनस 15, तो कभी 53 नहीं आएगा, तो इसको आप बेकार का सान रहे हो। अब इसमें देखा जाए प्लस, फिर ये यहाँ पे डिवीजन, फिर माइनस, तो अगर आप इसको डिवीजन बनाते हो तो ये प्रॉपर आंसर नहीं देगा, तो आपका आंसर देने वाला कौन सा बच गया, ये। तो हमने जो आंसर दिया उसको हमने सॉल्व नहीं किया, हमको एक तो ये फटाक से रिमूव हो गया, इसको हमने चेक कर लिया तो ये आंसर दे नहीं रहा, फिर हमने देखा ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये डिवीजन, फिर ये प्लस, ये कट के फ्रैक्शन फिर से दे देगा, तो ये नंबर नहीं बना पाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। और चेक करना है तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, ऑप्शन बी में जो है 60 प्लस 48 के बाद आ जाता है डिवीजन ना, 36 इंटू 6 माइनस सम वैल्यू 15 इज इक्वल टू 53। अब आप यहाँ पे देखिए 6 से 6 बार में, 6 से 8 बार में, अब दिस प्लस दिस 68 माइनस 15 इज इक्वल टू 53, तो आपका ये आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, बट एग्जाम में हम बिल्कुल इसको इस तरह से नहीं बनाते। अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का सम है, और इस तरह के क्वेश्चन अभी आने लगे एग्जाम में, काफ़ी अच्छे तरीके से आते हैं। तो अगर आप इसको देखते हो, तो काफ़ी आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पर्सन है, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, 6 लोग हैं, 2 3 4 5 6। क्वेश्चन बनने वाला है, डिफिकल्ट नहीं है, बट टाइम टेकन है, ठीक है ना। अब ये समय टाइम लगता है। अब देखो आगे स्ट्रेट लाइन हो चुका, गौरव इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, गौरव जो है 4th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। और आगे देखो युक्ति है ना, सिटिंग वन ऑफ द कॉर्नर। अब युक्ति तो कहीं पे भी हो सकता है, युक्ति का वन ऑफ द कॉर्नर तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बराबर ना। हमने दो सीक्वेंस ले लिए, एक नीचे से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं और एक यहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे यहाँ से वन ऑफ द कॉर्नर, हतीम यहाँ पे जो नाम है वो 4th टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति। अब आप बताइए, ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट है। अब अगर युक्ति इधर है तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, कितना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे हतीम एच आ जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब ये तो कंडीशन कोई काम का ही नहीं रहा, ये कंडीशन अब कोई काम का नहीं रहा। अब चलिए आगे, अब ये दोनों फुल हो चुका है। अब इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे था गौरव इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अमित का लेफ्ट में गौरव है, अगर यहाँ पे अमित आ जाता है
तो लेफ्ट कितना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गौरव। अब यहाँ पे देखिए जेड इज अ थर्ड टू द राइट ऑफ गौरव। अब गौरव का राइट तो इधर ही जाएगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, जेड, जेड। अब बताओ, अब एक जो बचा हुआ है वो वरुण है, वरुण यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हु इज द सेकेंड प्लेस लेफ्ट ऑफ जेड। अब यहाँ पे जेड है, इसका लेफ्ट सेकेंड प्लेस पे कौन आ गया, हतीम। आपका आंसर ये है और ये बिल्कुल सही है। तो ये छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट का है। अब देखिए मैं सिटिंग अरेंजमेंट पे क्यों आपसे अब एक बात और करने की कोशिश करूँगा। जल्द ही मैं आपको एक पजल का स्पेशल प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको ओवरऑल पजल्स के हर एक टाइप का, जो आज एक नून बैच में, नून नहीं मॉर्निंग बैच में आया था, बैंक में पजल आया था, उसमें कोई नंबर्स टोटल नहीं दिए थे, बट सबको अरेंज करना था। तो वो भी एक नए टाइप का समय हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको आ जाए, तो हम वो चीज़ें करा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ से ऑफ लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें जो है आंसर्स लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अनिकेत। अब देखिए यहाँ पे सलोनी इज द डॉटर, सलोनी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक। यहाँ पे देखो सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। सलोनी कार्तिक, यहाँ पे कार्तिक के बेटा की बेटी कौन है, सलोनी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं और यहाँ पे है कार्तिक, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए ये नुपुर इज अ मदर ऑफ दीपक, अभी अपने को कुछ नहीं पता है। यामिनी ओनली सन, यामिनी इज ओनली सन, ठीक है ना। अंकित इज मैरिड टू निरुपमा। अब देखो कार्तिक इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक। अब ये जो कार्तिक है ना, पैटर्नल मतलब कार्तिक का बेटा यानी सन, और कार्तिक जो है यहाँ पे देखिए कार्तिक इज अ पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक, यानी कि यहाँ पे दीपक आ जाएगा, समझे बराबर। अब देखो निरुपमा इज अ मदर ऑफ दीपक। अब यहाँ पे निरुपमा वाइफ बनी होगी किसका, इसके सन का, एन निरुपमा ना, NIR निरुपमा हो गया। मदर ऑफ दीपक हमने पढ़ लिया, कार्तिक के बारे में भी हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ लिया, बराबर ना। अब है कि ये दिस इज मैरिड टू निरुपमा, यानी निरुपमा, तो ये अनिकेत जो हो गया, यहाँ पे अनिकेत जो हो गया, ये क्या हो गया, कार्तिक का सन हो गया, बराबर ना। अब आपका क्वेश्चन क्या है, बस इतने पे काम हो गया, हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू, कार्तिक रिलेटेड टू अनिकेत। अब कार्तिक कहाँ पे है, कार्तिक ये है, रिलेटेड टू अनिकेत, और अनिकेत इसको क्या पापा बुलाएगा ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, फादर। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे, मैंने एक लाइन इसमें से लिया भी नहीं, समझे। वो आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, तो ऐसे भी चीज़ें चलते रहती है भी, और एक दो लाइन फालतू भी रहता है एग्जाम में, समझे ना। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी आसान सम है, बट ये एक नया चीज़ें सामने अभी आ रहा है कि एक क्वेश्चन रीजनिंग में मैथ्स का रहता है, बेसिक मैथ्स का रहता है। जैसे स्टेनोग्राफी और बच्चे जाते हैं तो उसको भी एक क्वेश्चन मैथ्स सामना करना पड़ जाता है। तो इसमें देखो क्या है कि ये थोड़ा टाइम टेकन है, मैथ्स का कैलकुलेशन रहेगा। अब देखिए मोहित और सुदेश दोनों जो है नोटबुक, पेन और नोटबुक खरीदता है। अब देखो मोहित की बात किया जाए, मोहित जो है 3 पेन और 6 नोटबुक कितने में खरीदता है, 180 में। तो इससे हम ना कॉमन निकाल लेते हैं फटाक से। कॉमन कितना निकलेगा, हम 3 निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पेन प्लस 2 नोटबुक बराबर 60 रुपीज़। ये तो एकदम आसान हो गया। अब देखिए आपका एक काम आसान हो जाएगा। अब सुरेश बॉट 5 पेन 2 नोटबुक, ये देखिए 5 पेन प्लस 2 नोटबुक का दाम कितना आ गया, ये देखो यहाँ पे 116।
तो आप इसको फटाक से अब नहीं कर सकते हैं, घटा लीजिए दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमन लेकर के एक थोड़ा कैलकुलेशन कम कर दिया, तो ये घटा लीजिएगा तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब इसमें से कितना आ गया, -4 पेन इज इक्वल टू, जब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे 56 आएगा ना, 56। अब ये 4 से, ये माइनस में था, माइनस माइनस खत्म हो गया और ये कट करके कितना आ जाएगा, एक पेन का दाम कितना है, 14 रुपीज़। एक पेन का दाम जो आया है वो 14 रुपीज़ आ गया है। अब एक पेन का दाम आ गया 14 रुपीज़, तो इसमें से 14 को हटा दीजिएगा, तो पहला इक्वेशन को हम लेते हैं, एक पेन का दाम है 14 रुपीज़ प्लस 2 नोटबुक इज इक्वल टू कितना, 60। खाली देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। 2 नोटबुक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 ना, यस। तो नोटबुक बराबर क्या, 23 रुपीज़ है, कितना है, 23 रुपये में एक नोटबुक। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मोहित स्पेंड टू बाइंग अ नोटबुक, क्या, हाउ मच डिड मोहित बाय अ नोटबुक। अब बताइए, मोहित था, मोहित का यही है ना, कितना वो नोटबुक खरीदा है, 6, और एक नोटबुक का दाम 23, तो 23 इंटू 6 कर लीजिए, 6 3 जा 18, जिसके लास्ट में 8 होगा वही आंसर होगा। और अपना आंसर क्या आ गया, हम पूरा क्यों मल्टीप्लाई करने जाए, हमको मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो उम्मीद है कि यहाँ तक हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 24 तक पहुँच चुके हैं। क्या मैंने कुछ भी बोला, कुछ नहीं, एकदम आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, राइट ना, एकदम आसानी से बनता है। 24 तक अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है तो वो बना लेगा, राइट। अब चलते एक क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है पजल है, ये क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके लिए मैंने एक प्लान किया है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन का हकीकत आप जानेंगे ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में जो हम हमेशा बोलते हैं एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है, हमने एकदम लेवल वाइज लाया। अब आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाइए, समझे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको 24 क्वेश्चन तक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन अब हमारे सारे बच्चे की बारी है कि आप लोग इसमें दिमाग लगाइए और इसका आंसर बताइए कमेंट के थ्रू, और आंसर जब आप बता देंगे तो हम आपको वहाँ पे रिप्लाई भी कर देंगे, और वहाँ पे भी हम आपको सॉल्यूशंस भी दे देंगे, अभी नहीं कुछ टाइम बाद, ताकि मुझे ये पता चलना चाहिए कि हमारे कितने बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। और ये सारे जब भी हम जितने भी अभी सीजीएल का पेपर लाएंगे, ये सब क्वेश्चन इस टाइप के हम लास्ट में रखेंगे, और इस सभी का हम एक कंप्लीट आपको मतलब वीडियो बना देंगे, जो 20-21 आएंगे सबके सब बना देंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी बारी है, और उम्मीद है कि आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जो है थैंक यू, आपने शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पे हमारे सारे सेशन को देखते भी होंगे और इस सेशन को भी देख रहे हैं। और एक और आपसे अब उम्मीद हम करते हैं कि जब हमने आपके लिए इतना एफर्ट लगाया है, प्लीज़ आप हमारे इस चैनल पे आओ, सारे बच्चे पढ़ो, दिक्कत होता है तो मुझसे ज़रूर शेयर करो, कमेंट के थ्रू शेयर करो, और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा। लाइक भी करो और शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, तीनों चीज़ हमारे लिए आप करके रखिए। ये बस अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जब तक मैं पीछे था तो कुछ बोलने के लिए भी मन नहीं करता था, बट आज के टाइम पे अब हम उस तरह के उस जगह पे आ चुके जहाँ से हम आपको हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट ना। तो थैंक यू।